सिलेबस कंप्लीट करना है, टेस्ट देना है, अच्छे से जो छूटा है उसको कंप्लीट करना है, बैक रिवीजन करना है। हम क्या करें यार, समझ ही नहीं आ रहा था। रिजल्ट आया तो मेरे में हिम्मत नहीं था कि हम अपने फैमिली वालों को बताएं कि माँ पापा जी इतना नंबर आया। पापा जी बोले कि बेटा तुम्हारा एक भाई है छोटा, दो बहन है, इनको भी तो पढ़ाना है, हम एक किसान हैं, मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है। और उस टाइम पे तानों का तो बौछार हो गया था एकदम से, क्यों करते हो जब होता ही नहीं है तो। लेकिन फिर बात बीच में वही आ गई कि हम काहे छोड़ी, हम छोड़ी का है, हमरा बने के बाद तो डॉक्टर है बने के बाद। एक गरीब किसान का लड़का दुविधा भरे मन से अपने माँ से पूछता है, माँ पैसों का व्यवस्था हो जाएगा क्या, फिर से जाना है कोटा तैयारी करने के लिए। माँ बोलती है, बेटा इस बार तो तुम डॉक्टर बन ही जाओगे। लेकिन वो समय आते आते 4 साल लग गया। पर ये गरीब माँ बाप आखिर कितना ही सब्र रखते। वो लड़का कोई और नहीं, मैं ही हूँ। नमस्कार, मैं आलोक यादव उपस्थित हूँ जोश टॉक नीट के मंच पे, उम्मीदों और हताशाओं से भरी अपने 5 साल के नीट जर्नी को लेकर। मेरे पापा जी हरेंद्र लाल यादव एक किसान हैं। मेरी फाइनेंशियल स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। मैं गोपालगंज जिले के एक छोटे से गाँव काकड़कुंड का रहने वाला हूँ। तो मेरी माँ एक हाउसवाइफ है। तो मेरी प्रारंभिक जो भी पढ़ाई हुई थी वो एक गांव से ही हुई। हम बिहार बोर्ड से ही पढ़े हुए हैं। 10th क्लास तक आते आते मेरी मैथ बहुत अच्छी हो गई थी और उस समय बिहार बोर्ड में मेरा मैथ में 95 मार्क्स आया था। सब लोग बोलने लगा कि अरे यार ये तो बहुत तेज़ है, मैथ में बहुत इंटेलिजेंट है, इंजीनियरिंग कर लेना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी बातें सामने आने लगी थी। वहाँ पे अब 2 सिचुएशन आ गए। हमको साइंस तो लेना था ये कन्फर्म था, लेकिन वहाँ पे 2 सिचुएशन आ गया कि या तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लो। और मेरा मैथ का मार्क्स था 95 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। तो मेरे पापा जी को लोग सजेशन देने लगे कि आपका बेटा बहुत अच्छा कर रहा है, इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा करेगा, इनको मैथ लेने दीजिए, मैथ से एडमिशन करवाइए। ऐसा बहुत सारी चीज़ें आने लगे। हमको भी बोला जाता था, अरे यार तुम्हारा इतना अच्छा मार्क्स आया है, डिस्ट्रिक्ट में अच्छा रैंक है तुम्हारा मैथ में। तो इन सब बातों को लेके, लेकिन मेरा एक क्लियर था, हमको बचपन से ही लग था कि हमको एक डॉक्टर बनना है। पता नहीं हमको लगता है कि हम मूवी कोई देख रहे होंगे और मूवी में जैसे सीन आता है ना कि हाँ एक डॉक्टर है, ट्रीटमेंट कर रहा है, क्या फीलिंग होती होगी, वो हमको लगता है कि वही देख के हमको ये लगा कि हमको एक अच्छा डॉक्टर बनना है। तो वहाँ से हमको बचपन से ही किक था। 2-3-4 साल के रहे होंगे तो बचपन से ही किक था। हम लोग मेरे घर पे टीवी नहीं था तो हम लोग अगल बगल में ऐसे होता था ना कि गांव में एक टीवी होगा तो दूसरे घर में, तीसरे घर में जाएंगे लोग, बहुत सारे लोग जाते थे देखने के लिए। तो वैसे भी हम भी जाते थे देखने के लिए। तो ऐसे चलता रहा और वहाँ पे हमको किक मिला कि हमको एक डॉक्टर बनना है। फिर जब 10th का यही डिसीजन आने लगा तो फिर पापा जी हमको बिठाए। ऐसे ही हम लोग नॉर्मल बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, तो पापा जी हमसे पूछे कि बेटा करना क्या है। हम बोले पापा जी हमको डॉक्टर बनना है। फिर वो बोले कि बेटा ऐसे ऐसे सजेशंस आ रहे हैं, बोल रहा है लोग कि बहुत इंटेलिजेंट हो आप, बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत अच्छे कर रहे हो आप, तो आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लो, बहुत अच्छा कर सकते हो, मैथ बहुत अच्छा है आपका। लेकिन मेरा एक था कि हमको डॉक्टर ही बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए हम डॉक्टर ही बनेंगे। पापा जी बोले कि ठीक है बेटा आप डॉक्टर बनना, आप आगे की पढ़ाई बायोलॉजी ले लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम क्या किए कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अपना मेन सब्जेक्ट रख लिए 11th में। तो लेकिन फिर पापा जी बोले कि एक काम करो बेटा, मैथ तो तुम्हारा अच्छा है ही, 11th-12th में तुम थोड़ा सा मैथ का बुक भी पढ़ लेना और एक्स्ट्रा में मैथ रख लो। तो बिहार बोर्ड में क्या होता है ना कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले सकते हैं और एक्स्ट्रा में मैथ ले सकते हैं। तो हम वही किए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अपना मेन सब्जेक्ट रखे और एक्स्ट्रा में मैथ ले लिए। तो एक्स्ट्रा टाइम जो हम मेरे पास बचता था उसमें थोड़ा बहुत हम मैथ को पढ़ लिया करते थे। धीरे धीरे अब रिजल्ट आ गया मेरा 10th बोर्ड का, सब चीज़ हो गया। तब हमको लगा कि यार मेरे गोपालगंज में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, बिहार राज्य का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है और उस छोटे से गांव काकड़कुंड का रहने वाला हूँ और वहाँ पे अच्छे टीचर अवेलेबल नहीं थे जो हमको उस लेवल तक पढ़ा सकते थे, नीट के सारे एनसीईआरटी सिलेबस को पूरे अच्छे से कवर करवा सकते थे। मेरा मन बहुत उदास हो गया। हम बोले कि यार ऐसे करेंगे तो फिर मेरा 11th-12th तो अच्छे से होगा नहीं, फिर हम नीट कैसे करेंगे। धीरे धीरे टाइम बीता। हम पापा जी को बोले कि पापा जी हमको अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा दीजिए, कहीं अच्छे जगह से एडमिशन करवा दीजिए ताकि हम पढ़ाई कर सकें अपने अच्छे से। फिर वही बात आ गई थी कि बेटा फाइनेंशियली हम लोग कितना वीक है, आप देख ही रहे हो, मेरे सामने सब चीज़ चलता था ना यार कि पापा जी कैसे कर रहे हैं, कितना मेहनत करके हम लोग को पढ़ा रहे हैं, फैमिली है, सबको देखना है। मेरे 2 भाई हैं, 2 बहन हैं, मतलब एक छोटा भाई है और मैं 2 भाई हूँ और 2 बहन हैं, तो सबको लेके चलना था।
जॉइंट फैमिली, मेरे पापा जी 4 भाई हैं, चारों भाई किसान हैं, घर पे ही रहते हैं, तो सब कोई चलता था उसी हिसाब से फैमिली को चलाना होता था, साथ में अपने बच्चों को पढ़ाना भी होता था। सारे भाई हम लोग पढ़ते थे, बहन पढ़ रही हैं सब, सब लोग साथ में पढ़ते थे, तो फैमिली का खर्चा, पढ़ाने का खर्चा, सब चीज़ एक किसान कितना करेगा? तो उस हिसाब से फिर पापा जी बोले कि बेटा उतना तो नहीं हो पाएगा, तो फिर लास्ट में हम बोलना छोड़ दिए, बोले पापा जी हम 11th-12th अपने यहाँ से ही, अपने घर से ही कर लेंगे। तो 11th और 12th हम बिहार बोर्ड से ही किए। अब वहाँ पे एक दिक्कत आई हमको कि हम तो 10th तक हिंदी मीडियम से पढ़े हुए थे, पूरा बिहार बोर्ड प्योर हिंदी मीडियम से पढ़े हुए थे। फिर हम 11th में जब हिंदी मीडियम में आए तो हमको लगा कि यार यहाँ पे अपना लैंग्वेज चेंज करना चाहिए, क्योंकि आगे के जितने भी हायर स्टडीज़ होंगी वो तो हिंदी मीडियम में होती ही है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्ट होना लगता है, तो हम इंग्लिश मीडियम में ले लिए। वहाँ पे हमको प्रॉब्लम आने लगी, यार हिंदी मीडियम से पढ़े हैं और वहाँ से हमको इंग्लिश मीडियम में जाना है, बहुत प्रॉब्लम आने लगी। अपने पास डिक्शनरीज़ रखते थे, हर एक लाइन का, हर एक वर्ड का मीनिंग देखना पड़ता था। इंग्लिश तो थोड़ा वीक था मेरा, थोड़ा क्या बहुत वीक था मेरा, तो डिक्शनरी रखते थे। तो उस टाइम पे उतना फैसिलिटीज़ नहीं था, फ़ोन्स नहीं थे मेरे पास कि कैसे करेंगे, उतना सुविधा नहीं था। तो कैसे भी करके धीरे 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 गोपालगंज में एक अच्छे टीचर मिले हमको, उन्होंने मेरा कन्वर्जन का जो था ना वो बहुत अच्छे से करवा दिया, हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्जन थोड़ा अच्छा हो गया। 11th कंप्लीट हुआ, 12th कंप्लीट हुआ, 12th कंप्लीट हुआ, 12th में भी बोर्ड में अच्छे नंबर आए, मैथ में भी मेरा अच्छा नंबर आया, 60 के आसपास मेरा मैथ में भी नंबर आ गया था, बायो में भी अच्छा नंबर था, फिजिक्स में सब में अच्छा नंबर था। एक्चुअली एक्स्ट्रा में मेरा मैथ था, तो हम क्या किए कि जेईई मेंस का भी एग्ज़ाम दिए और नीट का भी एग्ज़ाम दिए, अपीयरिंग में नीट का एग्ज़ाम दिए और जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिए। तो जब हम अपीयरिंग में एग्ज़ाम दिए तो नीट में मेरा बहुत बेकार स्कोर था, हम बता भी नहीं सकते हैं इतना बेकार स्कोर था। लेकिन वही जेईई मेंस में, क्योंकि फिजिक्स अच्छा था, मैथ अच्छे से पढ़े हुए थे, केमिस्ट्री भी थोड़ा ठीक ठाक था, तो हम क्या किए कि जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिए और जेईई मेंस में मेरा बहुत अच्छा रैंक आया। मतलब हमको अच्छा एनआईटी मिल जाता उस टाइम पे, इतना अच्छा नंबर था मेरा। फिर पापा जी बोले बेटा आप काउंसलिंग कराओ जेईई मेंस का, अगर अच्छा कॉलेज मिलता है तो ले लो। फिर वहीं पे बात आके अटक गई कि यार हमको बनना तो डॉक्टर ही है। फिर बोले पापा जी हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियरिंग हमसे नहीं हो पाएगा, अगर करेंगे तो फिर 1 साल रहेंगे, 1.5 साल रहेंगे, कितना रहेंगे हमको पता नहीं है, या 6 महीना रहेंगे, फिर वहाँ से हम छोड़ के भाग आएंगे, हमसे नहीं होगा। मेरा बचपन का ड्रीम है और इसको हमको पूरा करना है, चाहे जैसे भी करें, हमको पूरा करना है तो करना है। फिर बोले पापा जी कि ठीक है बेटा आप जेईई मेंस के थ्रू काउंसलिंग करवा के आप एडमिशन नहीं लो। फिर पापा जी मान गए, यहाँ पे भी मेरे फैमिली का सपोर्ट मिला। अब बात वहीं पे आके रुक गई कि यार मेरा 11th-12th तो अच्छे से हुआ ही नहीं, अब क्या करें? तब फिर हम पापा जी को बोले कि पापा जी हमको एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से हमको कोचिंग लेनी है, क्योंकि मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, हमको पढ़ना है। जब तक पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा नहीं तब तक हम कर नहीं पाएंगे। तो पापा जी कैसे भी करके पैसों का इंतज़ाम किए और हमको कोटा भेजे। हम कोटा गए, वहाँ पे एडमिशन लिए, पढ़ाई बहुत अच्छे से चलने लगी, एवरीथिंग वाज नॉर्मल, टेस्ट में भी बहुत अच्छे मार्क्स आने लगे। और लैंग्वेज प्रॉब्लम का जो दिक्कत था हमको 11th-12th में, वो जब कोटा गए वहाँ पे धीरे धीरे सब ओवरकम होने लगा। जितने भी नोट्स थे, मॉड्यूल थे, सब चीज़ बहुत अच्छे से हमको समझ में आने लगी। धीरे धीरे सब चलता गया। मंथ आया दिसंबर, और दिसंबर मंथ मेरे लिए एक बैड मंथ है। क्या हुआ कि वहाँ पे हमको एक माइल्ड इन्फेक्शन हुआ, जिसके वजह से हमको हॉस्पिटल में रहना पड़ा। वहाँ पे कोटा में कोई नहीं था मेरा, लेकिन एक रिलेटिव रहते हैं मेरे, मतलब वो हमको बाइक पे बिठा के लेके गए हॉस्पिटल, दिखाए, टाइमली बाइक आ गए मेरे पास, सब चीज़ बहुत, मतलब धीरे धीरे हम रिकवर हो गए, अच्छा हुआ। लेकिन इस क्रम में क्या हुआ ना कि मेरा जो स्टडीज़ का शेड्यूल था ना वो ब्रेक कर गया। उस टाइम पे मेरा क्लासमेट है प्रशांत, वो हमको इतना सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया, और वो क्लास ख़त्म होते ही रात में तुरंत आ जाएगा हॉस्पिटल, हमसे बात करेगा, फिर वहाँ से घर चला जाएगा। फिर क्या हुआ कि वहाँ पे मेरा स्टडी का क्रम ब्रेक हो गया। जब वो ब्रेक हो गया तो पढ़ने का थोड़ा सा मन था वो डाउन हो गया, सिलेबस भी बहुत सारा छूट गया। अब आने लगा कि यार सिलेबस कंप्लीट करूँ, फिर नीट आ रहा है, इसको कंप्लीट करूँ, टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली थी, एकदम से सब चीज़ हौच-पौच हो गया, एकदम दिमाग
काम ही करना बंद कर दिया था यार। अब हम करें तो क्या करें? सिलेबस कंप्लीट करना है, टेस्ट देना है, अच्छे से जो छूटा है उसको कंप्लीट करना है, बैक रिवीजन करना है, हम क्या करें यार? समझ ही नहीं आ रहा था। फिर क्या हुआ, नीट का स्कोर 250 या 300 के आसपास रहा होगा। दुखी मन से एक गरीब किसान का लड़का घर लौटता है। पापा जी बोलते हैं, बेटा बहुत मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं, आप मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़िए, आप जानते हैं आपको कैसे क्या करना है। एक रूम में हम लोग बैठे हुए थे, हम और माँ बैठ के, तब तक रिजल्ट आ चुका था। एक दोस्त हमको पूछा कि यार हमको कोटा जाना है, फी स्ट्रक्चर क्या है क्या नहीं, तो वो हम देख के बता रहे थे। तभी मेरे माइंड में आया कि यार मेरा सिलेबस तो पूरा कंप्लीट है नहीं, हम कैसे करेंगे? सेल्फ स्टडी से तो होगा नहीं, जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तब तक तो होगा नहीं। फिर हम बोले माँ को, एक रूम में बैठे हुए थे हम लोग, ऐसे ही नॉर्मल बातचीत कर रहे थे, तो माँ को बोले, माँ सुनो ना, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, सोच रहे हैं कि एक बार फिर से कोटा जाएं और अपना अच्छे से तैयारी करें और पढ़ाई करें और पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, तो सब चीज़ बढ़िया हो जाएगा। तो पापा जी, माँ बोली कि ठीक है बेटा, हम पापा जी से बात करते हैं, और इस बार जाओगे तो हमको लगता है कि तुम डॉक्टर बन ही जाओगे। ऐसा मतलब स्माइलिंग फेस के साथ माँ बोली थी कि हमको लगा कि यार इस बार हम जाएंगे और सब चीज़ अच्छा करेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत दिल लगा के पढ़ेंगे, और इस बार आएंगे तो डॉक्टर बन के ही आएंगे। लेकिन क्या करें, कर्मा को कुछ और ही मंजूर था। इस बार गए कोटा, पढ़ाई सब चीज़ बहुत अच्छे से होने लगा था, एवरीथिंग मतलब परफेक्ट। टेस्ट में बहुत मतलब पिछले बार से तो बहुत अच्छे मार्क्स आने लगे, सब चीज़ बढ़िया चलने लगा। मार्च का टाइम होगा, मार्च में मेरा एक मेजर भी हो गया, लगभग 580 के मार्क्स भी टेस्ट में आ गया था मेरा। घर पे भी मार्क्स वार्क्स बताते रहते थे, तो घर पे भी सब लोग ठीक थे। माँ तो बहुत खुश रहती थी कि बेटा बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो, बहुत सपोर्ट करती है माँ। माँ तो मतलब ऐसा लगता था कि मेरे पास ही माँ रहती है, बोलते रहती है बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो, आप कर लोगे इस बार, आप कर लोगे इस बार। बहुत सपोर्ट रहा माँ का। फिर वही हुआ, कोरोना आ गया। मार्च में अनाउंस हुआ कि लॉकडाउन, फिर बाद में कंप्लीट लॉकडाउन, कोरोना आ गया। धीरे 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 पढ़ाई डाउन हुआ, पढ़ाई डाउन हुआ। तो फिर अब कोरोना का इतना ज़्यादा पीक हो गया था, सब कोई एकदम डर गया था, पढ़ाई तो होता ही नहीं था अच्छा से। तो क्या किए हम, जैसा भी होता था उतना रिवीजन करते थे, बट मन लगता नहीं था। घर पे भी टेंशन बना हुआ था, उस समय एकदम डर था ना, बहुत ज़्यादा भय का माहौल था। घर पे भी डर लगता था कि बेटा तू घर आ जा कैसे भी। तो कोटा से हम लोग ट्रेन के थ्रू घर आए। घर आए तो हम एक रूम में बैठ के अपना स्टडी करने लगे, स्टडी करने लगे। नीट हुआ, नीट का एग्ज़ाम दिए, और जब नीट का रिजल्ट आया, हम एग्ज़ाम दिए ना, तो थोड़ा सा हमको लग गया था कि यार इस बार नहीं होगा, और हम पेपर चेक नहीं किए घर पे, मतलब आंसर की से मैच उसको नहीं किए। हमको लग गया था यार इस बार तो नहीं होगा यार, एकदम बहुत दुखी थे। रिजल्ट आया तो मेरे में हिम्मत नहीं था कि हम अपने फैमिली वालों को बताएं कि माँ पापा जी इतना नंबर आया है। दिल टूट गया था एकदम से, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। अपने आप को एक रूम में बंद कर दिए थे और बहुत रोए थे उस बार यार। मतलब एकदम टूट सा गए थे कि माँ पापा जी 2 बार हमको कोटा भेजे, कहाँ कहाँ से पैसे का इंतजाम किए होंगे, और हम 2 बार कोटा गए और रिजल्ट आया 396 मार्क्स मेरा आया था। जब दोबारा कोटा से आए थे तो 396 मार्क्स, और हम बैठ के एक कमरे में रो रहे थे। फिर उठे, क्योंकि फैमिली है, हम अपने माँ पापा जी को सैड नहीं करना चाहते हैं, लाइफ में कोई अपने माँ पापा जी को सैड नहीं करना चाहता है। फिर हम गए कैसे भी हिम्मत करके, माँ को बोले माँ 396 मार्क्स आया है। माँ एकदम सैड हो गई थी, एकदम मतलब ऐसे सीट डाउन की और चली गई वहाँ से, एकदम नम आंखों के साथ वहाँ से चली गई। मतलब वो मेरा फीलिंग था ना, मतलब अपने आप को ऐसा बोलते थे कि यार हम क्या कर रहे हैं, अपने माँ पापा जी को सैड कर रहे हैं, नहीं करना था ये सब यार। फिर माँ पापा जी को बताई, पापा जी भी बहुत सैड, मेरे भाई बहन सब सैड कि कैसे कैसे करके पापा जी माँ हमको पढ़ा रहे हैं और मेरा मार्क्स नहीं आ रहा है।
धीरे धीरे सब चलने लगा। फिर हम बैठ के पापा जी से बात कर रहे थे आगे क्या करना है। हो सकता था कि मेरा स्ट्रीम चेंज हो जाए, हम बीएससी करना पड़ता, एमएससी करना पड़ता, कुछ और करते। ऐसा लग रहा था कि मेरा ड्रीम टूट गया है, जो हम डॉक्टर बनने का सपना देखे थे वो टूट ही जाएगा। सब चीज मतलब एकदम से बिखर गया था। पापा जी को बोले कि पापा जी हमको डॉक्टर बनना है। पापा जी बोले कि बेटा तुम्हारा एक भाई है छोटा, दो बहन हैं, इनको भी तो पढ़ाना है। हम एक किसान हैं, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, फैमिली भी चलानी है, दोनों तुम्हारे भाई को पढ़ाना है, दोनों बहन की स्टडी करानी है, आगे उनकी शादी भी करवानी है, भाई की शादी करवानी है, फैमिली को देखना है। हम वहां से चले गए और जाके बैठ के रूम में रोने लगे। एकदम से ऐसा फील हो रहा था कि हम रो देंगे, मतलब मेरा सपना ऐसा लग रहा था बिखर गया है। और उस टाइम पे तानों का तो बौछार हो गया था एकदम से, क्यों करते हो जब होता ही नहीं है। तो ठीक थे पढ़ने में, जेईई मेंस में हुआ था सिलेक्शन तुम्हारा, एक कोई अच्छा एनआईटी लेके एक इंजीनियर बन सकते थे ना। कुछ नहीं होता तो 60-70 हज़ार, 50 हज़ार, 40 हज़ार जितना भी कमाते घर का सपोर्ट करते ना तुम, एक अच्छे बेटा बनते, फैमिली का ख्याल रखते। लेकिन फिर बात बीच में वही आ गई कि हम काहे छोड़ी, हम छोड़ी काहे, हमरा बने के बाद तो डॉक्टर है बने के बाद। बैठ के रोने लगे एकदम से। हम आए, पापा जी को बहुत समझाए, बोले पापा जी हमरा से कुछ ना होई, हम डॉक्टर बनेंगे, जैसे भी करें हम मेहनत करेंगे, डॉक्टर बनेंगे। और हम पूरा सिलेबस मेरा कंप्लीट था, पूरा सिलेबस कंप्लीट था। हमको अब क्या करना था कि अपने गलती को पकड़ के और रिवीजन अच्छे से करना था और मॉक टेस्ट अच्छे से देना था। तो अब हम पापा जी को बोले कि पापा जी एक बगल में रूम था, खाली रहता है हमेशा, मतलब एस्बेस्टर का रूम था। तो हम मतलब उसमें कोई सामान ऐसे ही घर में होता है ना कि कुछ सामान ले गए उस रूम में रख दिए, ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है। हम बोले पापा जी एक काम करते हैं, इस सामान को ना थोड़ा सा साइड में कर देते हैं और एक बेड लगा देते हैं और एक चेयर और टेबल घर से उठा के वहाँ पे रख दिए। बोले कि पापा जी हमको कोचिंग का कोई ज़रूरत नहीं है, अब मेरे पास अच्छा नोट्स आ गया है, मॉड्यूल्स आ गए हैं, और टेस्ट जो हुआ था ना उसका पेपर मेरे पास था। बोले कि इस टेस्ट सीरीज से हम प्रैक्टिस कर लेंगे। और उसी रूम में हम बोले कि पापा जी हम इसी में पढ़ते हैं। पापा जी को समझाए, माँ को समझाए। पापा जी तो एकदम हार चुके थे, बोले कि यार अब कैसे होगा, इतना कम नंबर आ रहे हैं, दो बार कोटा पढ़ा, 396 क्या नंबर है भाई, कुछ नंबर नहीं है। माँ बहुत सपोर्ट की, पापा जी को बहुत समझाई कि बेटा जब करना चाहता है तो करने दीजिए। तो वहाँ पे हम अपने गलतियों को देख रहे थे। तो उस टाइम पे एक बुक हम पढ़ रहे थे, तो उस बुक में लिखा था कि आप अपने लाइफ का जितना भी काम करते हैं उसका 40% जो काम होता है ना वो आपके हैबिट से होता है। आप पहले ही डिसीजन नहीं लिए हैं कि ये काम करना है, लेकिन वो आपके डेली आदत के वजह से 40% वो काम होता है। हम बोले यार जब मेरा आदत बना है अब इस आदत को चेंज करना होगा। हम क्या किए कि सोने से पहले नाइट में अपना अगले दिन का जो वर्क होता है, क्या करना है, वो सारा चीज़ हम बना के रख लेते थे। सुबह सो के उठेंगे, फ्रेश होंगे और टारगेट तो बना हुआ है वो करना स्टार्ट कर दिए। ऐसे चलते 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 एग्ज़ाम दिए और मेरा मार्क्स आया 529। तब पापा जी को लगा कि हाँ अब ये आगे कुछ कर सकता है। तब पापा जी बोले कि बेटा बीडीएस में एडमिशन ले लो। हम बोले नहीं पापा जी हमको डॉक्टर ही बनना है। फिर वो बोले ठीक है बेटा आगे पढ़ाई करो। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ ना कि मेरे मैथ में मार्क्स जो है बहुत कम आ गए। तो पटना में एक टीचर हैं, ग्रेविटी फिजिक्स के नाम से पढ़ाते हैं, तो उनको हम फ़ोन किए, एक दोस्त के थ्रू उनको जानते थे, तो सर को फ़ोन किए, बोले कि सर मेरा इतना मार्क्स आया है, मेरा फिजिक्स में 80 मार्क्स के आसपास था। हम बोले कि सर मेरा 80 मार्क्स है, क्या करें सर, और जो भी मेरा फाइनेंशियल स्थिति था सर को बताया। तो एस कुमार सर क्या किया, हमको बोले कि बेटा तुम आ जाओ यहाँ पे, कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री में पढ़ाएंगे तुमको, और तुम आना मेरे घर पे रह जाना। फिर हम क्या किए कि आए पटना और सर के पास पढ़ने लगे, फ्री में पढ़ाए, हमको पूरा सपोर्ट किए और अपने दोस्त के पास रह गए, अपनी पढ़ाई आगे अच्छे से करने लगे। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरा 583 मार्क्स आया।
583 मार्क्स आया, वहाँ पे मेरा OMR बबलिंग में गलती हो गया जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। धीरे धीरे चलता रहा और उस टाइम पे बहुत दोस्त डिमोटिवेट भी किए। एक दोस्त है, उसका नाम नहीं बोलेंगे, बट वो फ़ोन करेगा हमको और बोलेगा कि आलोक क्या कर रहे हो? हम बोलेंगे दोस्त वही प्रिपरेशन कर रहे हैं। यार कितना टाइम लगाओगे, MBBS है, PG है, MD है, MS है, बूढ़े हो जाओगे, कितना करते हो यार, छोड़ दो, कुछ और कर लो, ये कर लो, वो कर लो। बहुत डिमोटिवेट होते थे। कुछ और दोस्त थे जो डिमोटिवेट करते थे, तो हम क्या करते थे ना, उसको ब्लॉक ही कर देते डायरेक्टली। फिर जब 583 मार्क्स आया तो पापा जी बोले कि ठीक है बेटा, आप BAMS में एडमिशन ले लो। उस समय मेरा 29,000 के आसपास रैंक था। हम बोले पापा जी हम BAMS भी नहीं करेंगे, MBBS करेंगे, हमको लास्ट चांस दीजिए और करके दिखाएंगे। फिर हम उस समय लेकिन बोले पापा जी कि बेटा तुम काउंसलिंग करवाओ। हम काउंसलिंग करवाए तो लास्ट तक, मतलब मॉपअप राउंड तक 30,000 के रैंक तक OBC को BHU BAMS अलॉट हो गया था। पापा जी को बताए तो बोले कि ये तो बहुत अच्छा कॉलेज है, आप तो ले सकते थे। हम बोले नहीं पापा जी, अब लास्ट चांस हमको दे दीजिए और हम करके दिखाएंगे। फिर पापा जी हमको एक चांस दिए और इस बार 631 मार्क्स ले आए हैं। अब हम नीट एस्पिरेंट के लिए बताना चाहते हैं कि वो लोग बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या उनको कोचिंग की ज़रूरत है या फिर उनको टेस्ट सीरीज की और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपका सिलेबस कंप्लीट है, सब चीज़ नोट्स अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आपको कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको अच्छे से रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो। और जिन बच्चों को लग रहा है कि मेरा 70% कंप्लीट है, 30% बाकी है, तो आप एक क्लास कर सकते हैं, क्योंकि जब तक कंप्लीट नहीं होगा टोटल कोर्स, आप कैसे अच्छा कर पाओगे। तो लास्ट में एक शायरी, हम जब मेरा फेज चल रहा था, नीट जर्नी का जो फेज चल रहा था, वहां पे एक शायरी हम लिखे हुए हैं। लाइन है, मत बैठ तू थक हार कर, अपने कलम से बस एक वार कर, मेहनत कर, इंतजार कर। मत बैठ तू थक हार कर, अपने कलम से बस एक वार कर, मेहनत कर और इंतजार कर। फल की चिंता छोड़, अपने कर्म से प्यार कर। क्या क्या सोचता है, पाना, खोना, सफलता, असफलता, छोड़ दो, अपने आदतों को बदलो और नए जंग की ऐलान कर। मत बैठ तू थक हार कर, अपने कलम से बस एक वार कर। इसी के साथ मैं जोश टॉक नीट को धन्यवाद देता हूं, अपने माँ पापा जी और अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। हमको यहाँ तक, एक किसान का लड़का जो फाइनेंशियली इतना वीक था और एक डॉक्टर बनाना सब मेरे फैमिली की वजह से हुआ। तो सबको मैं प्रणाम करता हूं और नीट 2024 के जितने भी एस्पिरेंट हैं सबको शुभकामनाएं देता हूं और उनको यही सलाह दूंगा कि आप एक डेली टारगेट बनाओ। डेली टारगेट, रात में सोने से पहले एक डेली टारगेट बनाओ और सुबह में सो के उठो और उसको फॉलो करो। क्योंकि सुबह सो के उठने के बाद उनको ये लगता है ना कि यार अब फिजिक्स पढ़ ले, केमिस्ट्री पढ़ ले। जो ड्रॉपर है वो सोचते हैं फिजिक्स पढ़ ले, केमिस्ट्री पढ़ ले, बायो पढ़ ले, उसी में आधा घंटा 1 घंटा निकल जाता है। तो रात में आप बैठो कि हाँ कल हमको ये करना है, एक पॉकेट डायरी में नोट कर लिए और सुबह उठ के उसको स्टार्ट कर दिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते।